इजी कैटलिस्ट। तो आज हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर ली थी, एक तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि जब सॉलिड और लिक्विड कोई दो स्टेट्स किसी एक सब्सटेंस की जब उनका सेम वेपर प्रेशर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि उसका एक फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये मतलब क्या है कि अगर इस वाले सिस्टम का जिसमें सेम वेपर प्रेशर आया है, एक ही सब्सटेंस का है, तो वहां पे हमारे पास क्या आया? प्योर का। तो मतलब प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट वाले को हम डिफाइन कर देते हैं TF से, TF नॉट से। ठीक है, अब मैं लेती हूँ कि मैंने किसी एक सॉल्यूशन बनाना है, उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, यही करते आ रहे हैं ना हम अभी तक, जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की है उसमें या तो हम प्योर सॉल्वेंट, जो भी कोई प्योर सॉल्वेंट होता है उसमें, और एक ऐसे सोल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा हमने वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं हमेशा। तो सेम इसमें भी वही है, हमने नॉन वॉलेटाइल में एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट डाला है, तो मतलब हमारे पास क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। और इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैं डिफाइन कर देती हूँ TF से। ठीक है, तो अब देखो, एक तो है TF नॉट जो कि वेपर किसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। अब इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? जब मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इस वाले का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? मैंने जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि मैंने उस दिन भी समझाया था कि जो हमारे पास अगर ये क्लोज्ड कंटेनर है तो क्या होगा, यहाँ पे इस लिक्विड के ऊपर ना यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स आ जाते हैं। इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के कारण जो इसके वेपर्स बनने होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जिसके कारण वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसलिए जब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो उस टाइम पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आने में भी क्या हो जाएगा? टाइम लगेगा, तो इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर ग्राफ की बात करूं इसकी, देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो हम क्या लेते हैं? वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ लेते हैं। हमारे को पता है कि जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर है वो दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज। तो एक की हम बात करेंगे, एक बार हम सॉल्यूट का बनाएंगे इसी में, इस बार प्योर सॉल्वेंट का बनाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बनाती हूँ कि ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, अब सॉल्वेंट का अगर मैं बनाऊं तो ये क्या है? सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि हमारे को पता, अगर ये लिख रही हूँ, ये है सॉल्यूशन का और ये है सॉल्वेंट का। अभी मैंने बताया है कि देखो वेपर प्रेशर, अभी तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कहीं भी नहीं है। वेपर प्रेशर भी तुम्हारे को पता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि इस सॉल्यूशन में क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या है? कम है, इसलिए मैंने नीचे को बनाया है। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, अब क्या है? एक ये भी चीज है। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है, इसको मैं मान लेती हूँ B। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया, मान लो B, ये है पॉइंट A। ठीक है, जो ये वाली लाइन है ना, ये आपका वेपर प्रेशर शो कर रही है सॉलिड की, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो वो एक सब्सटेंस है यानी कि सॉल्वेंट है, वो एक बार सॉलिड और लिक्विड दोनों में एग्जिस्ट करेगा। तो ये है सॉलिड का वेपर प्रेशर, ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जब ये इस B पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों मिल रहे हैं, तो मतलब ये क्या है? हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और क्या है? ये जो पॉइंट है A पॉइंट, जो सॉल्यूशन हमारे इस सब्सटेंस के साथ जाके यानी कि प्योर सॉल्वेंट के साथ जब मिल रहा है, तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन।
अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा एज कम्पेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है ग्राफ, ये आपको जो लाइन है ये शो कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड, यानी कि फ्रोजन लिक्विड जो है। ठीक है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्वेंट, और जो ये है ये शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया ना कि ये सॉल्यूशन का नीचे क्यों बनाया हमने, क्योंकि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया है। हमें पता है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आ गई। अब उसके बाद अच्छा ये तो थी सारी थ्योरी की बात। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो हमारे को क्या बोलते हैं कि जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के। ठीक है, अब देखो क्या थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या होती थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो चीजें डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब ये भी क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं TF से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इस प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा KFM, और ये KF क्या है हमारा एक कांस्टेंट है, कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब देखो अच्छा ये चेंज इन है, ठीक है, द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, यानी कि TF का मतलब कौन सा ग्रेटर था, सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू KFM। ठीक है, अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। यही होता है ना फॉर्मूला इसका। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गया, अगर मैं इसको मोलारिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास यानी कि W ले लो मैं, ठीक है, WB, सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो WB अपॉन MB, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, WB अपॉन MB, नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को क्या लिया A से, तो मल्टीप्लाइड बाय WA, ऊपर क्या है मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डेल्टा TF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, KF मल्टीप्लाइड बाय WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय WE। तो ये है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों डिप्रेशन क्यों बोला है, क्योंकि जैसे ही मैंने सॉल्यूशन बनाया तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, किससे, एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला ये रहा। जितने भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो जितने भी आपको फॉर्मुलेस करवाए ऐसे वाले, जिसमें हमने कंसंट्रेशन में बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो यही सारे फॉर्मूले यूज होते हैं हर एक न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। अब न्यूमेरिकल देख लो इसका एक, फॉर्मूला लिखेगा देखो, क्या है, द एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, जिसकी आपको डेंसिटी गिवन है, ठीक है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस, और आपको KF की भी वैल्यू गिवन है बेंजीन की, और आपको बोला है मोलर मास निकालना है अपने कंपाउंड का। ठीक है, तो अब हमारे को पता चल गया, यहाँ पे बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमारे को पता चल गया कि कौन सा लगेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, क्योंकि यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है, लोअर हुआ है, मतलब पहले इतना था अब उसके बाद इतना हो गया, तो मतलब ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो हमने क्या निकालना है, मोलर मास, ये फॉर्मूला था, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, मोलर मास जिसको हमने निकालना है मैं इधर ले आती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, KF मल्टीप्लाइड बाय WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय MB
नहीं m भी तो इधर गया ना, इधर क्या जाएगा W A। ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो अब देखो वैल्यू सारी पुट करते हैं, सब कुछ गिवन है हमारे पास। डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट में से किसका माइनस करेंगे हम, सॉल्यूशन का। तो 5.51 डिग्री सेल्सियस माइनस 5.03 डिग्री सेल्सियस, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 0.48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें। देखो KF की कितनी वैल्यू गिवन है 5.12 मल्टीप्लाइड बाय WB कितना है, WB क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना डाला था हमने सॉल्यूट 0.643 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन डेल्टा TF कितना आया 0.48 मल्टीप्लाइड बाय WA। अब ये WA क्या है सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का मास तो कहाँ से आएगा, डेंसिटी से निकाल सकते हैं हम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी देखो कितनी है 0.879, यहां से क्या निकालना है मास, और वॉल्यूम देखो कितना गिवन था, हमें क्या बोला था कि हमने इतने ग्राम ऑफ कंपाउंड को 50 ml ऑफ बेंजीन में डाला है, तो वॉल्यूम कितना है 50। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 43.95 ग्राम। तो ये मेरे पास क्या आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 43.95 ग्राम। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो मोलर मास है कंपाउंड का वो आ जाएगा 156.6। अच्छा मोलर मास है ना, तो ग्राम पर मोल लिख लो या डायरेक्ट ऐसे लिख लो। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 156.06। इजी है, सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, जस्ट आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले ऑस्मोसिस समझते हैं अच्छे से क्या होता है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, जैसे डिफ्यूजन होता था, डिफ्यूजन में हम क्या करते थे गैस पार्टिकल्स का मूवमेंट होता था, है ना। ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट है वो किसका होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। कि यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास कोई एक लिक्विड मॉलिक्यूल होता है, वहां पे जो उसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले कंसंट्रेशन ही बता देती हूँ क्या क्या होती है। देखो मैंने क्या लिया एक, ठीक है ये कंटेनर है, इसमें मैंने क्या लगाई एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नाम से पता चल रहा है सेमी परमिएबल का मतलब कि वो कुछ स्पेशल चीजों को ही अपने में से क्रॉस करने देती है। तो मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में क्या होता है कि एनिमल से भी बनी हुई होती हैं, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स ओरिजिन से भी होती हैं, सिंथेटिक भी होती है जैसे कि सेलोफेन वगैरह से बनी होती है ये मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं। ये टाइनी होल्स क्या है सिर्फ जो छोटे मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के उनको क्रॉस करने देती है, बट जो बड़े मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूट के उनको नहीं जाने देती, क्योंकि हमने क्या बोला सेमी परमिएबल, तो इसकी कुछ ना कुछ अपनी स्पेसिफिक चीज तो होगी। तो स्पेसिफिक क्या है कि ये सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्रॉस करने देती है, बट बड़े मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट को अपने में से क्रॉस नहीं करने देती। ठीक है, तो ये है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक साइड में मैंने क्या लिया सॉल्वेंट, यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट है, और एक साइड में मैंने लिया सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ को मूव करता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूव करता है कौन सॉल्वेंट। बट अगर मैं सॉल्यूशन की टर्म्स में बोलूं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू
हाई कंसंट्रेशन, इसका अच्छा से मतलब समझना, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स करवाई थी, है ना, तो हम क्या है इस पूरे चैप्टर में क्या मतलब, हम वैसे भी केमिस्ट्री में जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हमने एक सॉल्यूट को दे रखी है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि उसमें कितने सॉल्यूट है। अगर मैं बोलूं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट्स है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब वहां पे कम नंबर ऑफ सॉल्यूट्स है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है वहां से हमारा सॉल्वेंट मूव करता है टू द हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट के नंबर्स कम है तो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो है ही नहीं है, तो ये कहां से इधर को मूव करता है, ठीक है। समझ आ गया ऑस्मोसिस क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। अब देखो अब ये कब तक मूव करता है, पहले ये बात आती है, तो ये कब तक मूव करता है, जब तक इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब जब इन दोनों में कंसंट्रेशन सेम ना हो जाएगी तब तक मूव करता है, नहीं तो एक और तरीका है इसको रोकने का, ठीक है। क्या है तरीका कि अगर यहाँ से देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा ना, तभी इधर को जा रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमारे तभी इधर को मूव कर रहे हैं। अब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर P लगाया और यहाँ से मैं क्या करूँ, सेम प्रेशर अब मैं यहाँ से भी लगाऊं P प्लस साथ में एक्स्ट्रा कुछ और प्रेशर लगाऊं इसको रोकने के लिए, किसको, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उधर ना जाए, इसको स्टॉप करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। समझ आया ना, क्योंकि यहाँ से जब हम प्रेशर लगा रहे थे, जब ये नहीं था, यहाँ से जब प्रेशर लगा रहे थे तो प्योर सॉल्वेंट इधर को मूव कर रहा था। कब तक मूव कर रहा था, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक, मतलब जैसे ही इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तभी वहां पे ये स्टॉप हो जाएगी मूवमेंट। बट एक और तरीका है हमें सॉल्वेंट को उधर मूव करने रोकने से, क्या है कि जितना आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया है वही सेम प्रेशर प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर हम अगर अप्लाई करें तो ये सॉल्वेंट रुक सकता है इधर को मूव करने से। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो मूवमेंट हो रही थी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, या ये प्रेशर्स जो है उनकी किस चीज पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, कि कितना सॉल्यूट पार्टिकल था, क्योंकि जो हमारे मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट की वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, कि किस साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और किस साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे बात करते हैं तो वो क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या है, एक हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलैरिटी एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। ये C जो है ये कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं और मोलैरिटी। तो मतलब osmotic pressure is directly proportional to the molarity of the solution at a given temperature, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं R। और ये R क्या होता है, कौन सा क्या कांस्टेंट होता है, ये होता है गैस कांस्टेंट, पढ़ रखा है नहीं हमने, ठीक है। तो ये क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 ATM पर लीटर, ठीक है। तो जब मैं इसकी वैल्यू अगर मैं इसको खोलूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये C क्या है, मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो पाई इज इक्वल्स टू R, C की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या होती है, B से ले लो इसको चाहे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय WB मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन V मल्टीप्लाइड बाय MB। आ गया फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे को क्या पूछता है क्वेश्चन में, ज्यादा यही पूछता है ना कि कितना मोलर मास है सॉल्यूट का, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जैसे कि है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस,
आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हम उनको बोलते हैं जब हमारे पास कोई दो सॉल्यूशंस हो और उन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल हो। ठीक है, अगर इक्वल है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर तो वहां पे क्या है, कोई मूवमेंट नहीं होगी वहां पे सॉल्वेंट की, तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। फिर आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि उन दोनों सॉल्यूशन में से किसी एक वाले सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। फिर आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि जो दूसरे वाला हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हमारे जिसमें हम सॉल्वेंट मूव कर रहे थे उस वाले से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अब एक और आता है टॉपिक, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, आरओ। हम घर में जो वाटर यूज करते हैं, वाटर फिल्टर करते हैं ना हम इम्प्योरिटीज वगैरह हटाने के लिए, तो वहां पे क्या करते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब जो मैंने आपको ऑस्मोसिस समझाई है ना कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव होते हैं, उसको स्टॉप करने के लिए हम एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह लगाते हैं, तो उसको अब हमने क्या करना है, उस सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को हमने निकालना है टू द प्योर सॉल्वेंट। तो मतलब हमने रिवर्स, अब उल्टी मतलब जो प्रोसेस है उसको क्या करना, मूवमेंट को हमने रिवर्स करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है समझ लो पहले। देखो हमने वहां पे क्या किया था, यहाँ पे सॉल्वेंट में से हम इधर को मूव कर रहे थे टू द सॉल्यूशन। यही हो रहा था कि एक सॉल्वेंट था, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा था। और यहाँ पे जब मैंने प्रेशर लगाया था एक्स्ट्रा साथ में पी के साथ जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था, अगर मैं इस साइड पे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊं, इससे भी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अगर मैं एक्स्ट्रा और प्रेशर लगाऊं इसमें, लाइक P2 में से प्रेशर लगाऊं सॉल्यूशन साइड पे, तो क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इस सॉल्यूशन में से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर को जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब इधर को यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें से हम क्या बोलते हैं कि हमने उसमें से इम्प्यूरिटीज को निकाल दिया, तो वो इम्प्यूरिटीज निकल जाती है और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाते हैं ये प्रोसेस करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो इसमें हम मेम्ब्रेन यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बट हम इसमें यूज कर लेते हैं सेलुलोज एसीटेट। ये सेलुलोज जो एसीटेट है ये क्या है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो जाने देती है, अपने में से क्रॉस करने देती है, बट जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज, अभी तो हम कहते हैं हमारे को प्योर वाटर, हम आरओ का वाटर पी रहे हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, तो ये जो ये मेम्ब्रेन है क्या करती है, सारी इम्प्योरिटीज को वहां से हटा देती है, मतलब वहां से अपने में से क्रॉस होने ही नहीं देती, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, प्योर सॉल्वेंट। तो ये थी बात रिवर्स ऑस्मोसिस की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको समझना क्या होता है, फिर उसके बाद वेंट्रो फैक्टर आएगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, देखो हमने क्या बोला कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है टू द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसमें जब सॉल्यूट हमने डाला था, तो क्या हो सकता है कि जो ये सॉल्यूट था ये उस सॉल्यूशन में क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए या एसोशिएट हो जाए, मतलब या तो वहां पे वो जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाए या एसोशिएट हो जाए, हो सकती है चांसेस। ठीक है, मतलब वो रिएक्शन भी तो दे सकता है ना सॉल्यूशन में। तो क्या है कि हमने क्या बोला कि जब इस सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगी तो हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी आई हैं उनमें भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि जितनी भी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, दैट डिपेंड्स बोल सकते हैं, है ना, कि वो डिपेंड करती थी ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, यही था ना, स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था आपको।
तो जब हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में चेंज हो रहे हैं तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू में भी चेंज आएगा। तो मतलब कि वहां पे जो हमने एब्जॉर्ब की है वैल्यू, वो वैल्यू उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पे जब एसोसिएशन होगी, यानी कि जब हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएट होंगे तो वहां पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है उसके कंपैरिजन में जो हमने कैलकुलेट की है वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे एसोसिएशन होगी। जब एसोसिएशन हुई तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वहां पे क्या हो गए, कम हो गए। जब वो कम हुई तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई। बट जब डिसोसिएशन हुई तो डिसोसिएशन के केस में जो हमारी वैल्यू थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। क्योंकि डिसोसिएशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि ब्रेक हो रहे हैं। जब ब्रेक होंगे तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। जब वो इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ कॉलिगेटिव वैल्यू ले लो, है ना, नंबर नहीं, कि जो कॉलिगेटिव वैल्यू है हमारे, जो हमने एक्सपेरिमेंटल चेक की है, वो इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू उसके नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, समझ आई ये चीज? तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि हमारे पास अच्छा एक वैल्यू, फिर वैल्यू आएगी आई की, है ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो हम क्या बोल रहे थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आप बोल सकते हैं ना, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, डिसोसिएशन से, तो जब वो इंक्रीज हो रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रही थी। बट जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे थे, यानी कि कम हो रहे थे, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसके साथ कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू मेरे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पर भी तो डिपेंड कर रही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मतलब कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मेरे सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास पे। तो इसके कारण जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, किसके कारण, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण जब चेंज हो रहे हैं, तो हमारे मॉलिक्यूलर मास में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो जब वो चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब नॉर्मेलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा किसी भी सॉल्यूट का, मतलब किसी भी सब्सटेंस का हो। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज होंगे तो हमारे इस मॉलिक्यूलर मास में भी कुछ हमारे को एबनॉर्मेलिटी दिखाई देगी, कुछ वैल्यूज चेंज होंगी, तो वो हम इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मेलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब इसके कारण एक वैल्यू आई थी वेंट ऑफ फैक्टर की, तो उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ये क्या बोलते हैं कि जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो एक रेशो देता है, किसकी, रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब देखो क्या है कि जो एसोसिएशन है, जब हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स की एसोसिएशन हो रही है तो वहां पे जो आई की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है 1 से। बट डिसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है 1 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, जब डिसोसिएशन तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे थे। और जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो मतलब वहां पे हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, उसके जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है उसके कंपैरिजन में उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। तो जिसके कारण डिसोसिएशन में जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है आई की, वो भी क्या है, इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब देखो जब ये सब चेंजेस हैं तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंज होंगे। तो वहां पे क्या है कि जितनी भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वहां पे हम उनको क्या करते हैं, इस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है। तो ये जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, हम नेक्स्ट में आपको वीडियो में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि हम कैसे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी इतना ही समझ लो। अब आता है यहाँ पे क्या था, आई क्या बोला था मैंने, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, सॉल्यूट के। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि जो आई है वो डायरेक्ट इक्वल है, फॉर्मूला क्या बोल सकती हूँ कि इक्वल है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करी थी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी उसके, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। बट यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आई है वो किसकी इक्वल है, mc अपॉन m नॉट, यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू द एक्सपेरिमेंटल बोलो या इसको ऑब्जर्व बोलो, ठीक है। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल्स टू mc अपॉन m नॉट। mc क्या है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, सॉल्यूट का, बट कब, जब हमने उस वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जब हमारे पास कितना आया है, और ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कब, जब हमने ऑब्जर्व वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब देखो क्या है नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, इसको अच्छे से देखना। देखो हम क्या है, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना सिखाती हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। जो ये आई है, आई क्या है हमारा, वेन टॉप फैक्टर की वैल्यू, वेन टॉप फैक्टर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वही वाला अभी बताया मैंने आपको, mc अपॉन m नॉट से, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर, क्या हुआ है यहाँ पे, डिसोसिएशन हुई है ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब पहले अगर जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, उसके बाद डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हुए होंगे, इंक्रीज हुए होंगे। तो वो वाली वैल्यू हमने n में पुट करनी है, इसको क्या हम लिखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। यहां से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस वन। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दोनों अल्फा से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस, ठीक है। फॉर्मूला देखो, 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस एन वन क्या है, ये क्या है हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और इसमें जो आई की वैल्यू वही है सेम वेन टॉप फैक्टर की, और जो एन है वो क्या है हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अब क्या होंगे आफ्टर एसोसिएशन, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे एसोसिएशन में। तो हम क्या ले लेते हैं, जैसे एन की वैल्यू हम डाइमर्स के केस में 2 ले लेते हैं, है ना, ट्राइमर के केस में 3 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यूज ऐसे रहती है एन की वैल्यूज, ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना। अब जितना हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना आपको इजीली और समझ आ जाएगा। अब जैसे कि चैप्टर फिनिश हो गया तो मैंने आपको जैसे बताया है कि मैं आपको जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आएगी या तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूंगी इसके, नहीं तो जो जेईई मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं, ठीक है, तो वहां से मैं करवा दूंगी। इतना आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।